जितने भी खास तौर पर चीनी है, इंपोर्ट के ऊपर, क्रूड ऑयल के ऊपर, एंड गिवन अदर ऑल द मेजर्स दैट यू हैव टेकन, डू यू अश्योर द नेशन के जो ओवरऑल हेडलाइन इन्फ्लेशन होगी इस साल कमिंग फिस्कल ईयर में वो 10% से नीचे रह गई, जो भी आपने मेजर्स लिए हैं? एक क्लैरिफिकेशन, जो भी आपने नंबर बोला है, आपने फरमाया कि पावर सेक्टर को आपने जितना उन्होंने मांगा पूरा उतने पैसे दे दिए। जो बजट डॉक्यूमेंट है उसमें 330 अरब वो टैरिफ का एक आप दिखा रहे हैं और इंडस्ट्रियल पैकेज का है कोई 110 है, 36 अरब वो है। वो तो उनकी जो डिमांड थी टैरिफ की, सिर्फ टैरिफ सब्सिडी की, वो 500 अरब है, जो आपको भट्ट साहब बता देंगे। तो वाई देयर इज अ डिफरेंस? नहीं, देखें, इस वक्त जो है ये तो सिर्फ हम उनको दे रहे हैं सब्सिडीज वगैरह के बीच में, तो इसके बीच में तो वो तो आप 500 अगर वो कोई एफिशिएंसी ना करें, कोई कुछ ना करें तो 500 उनको आ जाएगा। हम तो उनको जो दे रहे हैं, जो मेरे ख्याल में 270 एक इंक्रीमेंटल दे रहे हैं, इंक्रीमेंटल की मैं बात और 100, तो उनको तो 370 के करीब इंक्रीमेंटल मिल रहा है यार, और पहले भी हम उनको 200 कुछ दे रहे हैं, तो इनको तो काफ़ी पैसे मिलेंगे इस दफ़ा। तो रेस्ट एश्योर्ड उनका, हम उनसे अब ये भी चाहेंगे कि वो अपनी एफिशिएंसी भी कुछ इम्प्रूव करें और लॉसेस कम करें, अपना जो है रिकवरी ज़रा ज़्यादा करें, और उसमें भी हम उनको हम हेल्प करेंगे। बिकॉज हमारे ख्याल में ये जो अब ये इनके नए बोर्ड्स बन गए हैं, नए इनके सीईओज आ गए हैं, ये अगर ये इसको प्राइवेटाइजेशन में कमीशन के अंदर इन पूरे ओवरऑल बोर्ड के नीचे दे देंगे तो ये और इनकी जो है एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। और इसमें हम इनको चाहेंगे कि नई चीज़ें मतलब इस्तेमाल करें। जिस तरह कलेक्शन है, ये आउटसोर्स क्यों नहीं कर लेते? हम जो क्रेडिट कार्ड जो है वो 97% हम रिकवर कर लेते हैं, ठीक है जी, जो कि बिल्कुल क्लीन क्रेडिट है। तो वो जो कलेक्टर्स हैं उनको क्यों नहीं ये दे देते आउटसोर्स? तो ये कर रहे हैं अभी, ये इन्होंने शुरू करना है। जहां जहां कलेक्शन बहुत थोड़ी है, पहले तो उसको आउटसोर्स करने की कोशिश करेंगे। तो उससे हमें देखेंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे, ये हमें इनको जो हम पैसे दे रहे हैं उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपने पहला सवाल किया, आई कैन अश्योर यू कि 10% इंशाल्लाह, अगर तूफान ना आ गया बाहर की मार्केट्स के बीच में, अदरवाइज और ऑयल मार्केट्स जो हैं वो $67 से निकल के $100 पे ना चली गई, वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऊपर वाले पे यकीन है कि इस वक्त मैं देख रहा हूं कि उसकी निगाह हमारे पर वो शफीक है, वरना इस वक्त मैं आपके सामने ना बैठा होता। जो मुझे 3 हफ्ते पहले मेरे साथ हुआ है, आई वुड हैव बीन गॉन, लेकिन उसकी शफकत है, उसकी वो है। तो ये अल्लाह ताला हमारे साथ है, इमरान खान के साथ है। इसको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 10% से, डेफिनेटली 10% तो नहीं, हम तो चाहेंगे 8%, उससे भी कम हो। जी जी, मुबारक। सर आपसे क्वेश्चन ये है, I'm just trying to frame it in a better way so you can answer it. ये जो आप वाशिंगटन कंसेंसस के जो एक चीज़ था आपने खुद कह दिया है, दैट हैज़ बीन एडमिटेड बाय मेनी इकोनॉमिस्ट की जो ट्रिकल डाउन थ्योरी और वो फेलियर और ये सारा फैंसी थिंग्स जो कि लोग करते थे इस पाकिस्तान में भी हो रहे थे, और आप कह रहे हैं कि नहीं हम इसको छोड़ दिया। लेकिन एट द सेम वे एक और चीज़ है, वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के भी वही अप्रोच अडॉप्ट की गई है। My question is, do you see any link on the food inflation जो हमारी मीट और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि डोमेस्टिकली रिक्वायर्ड है और हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम व्हेन यू सेड इन योर स्पीच के यू हैव डन अ ड्रास्टिक चेंजेस टू प्रमोट वैल्यू एडेड टेक्सटाइल सेक्टर, पता नहीं आप उस प्रेशर को सस्टेन करेंगे कि नहीं करेंगे कि वो वैल्यू एडेड की तरफ आप जाएंगे। द क्वेश्चन इज कि फूड इन्फ्लेशन पे आपका क्या मेजर है इन द शॉर्ट, क्योंकि आपके ज़्यादातर स्ट्रैटेजी जो है लॉन्ग टर्म है, तो फूड इन्फ्लेशन इज अ बिग चैलेंज एट द मोमेंट। एंड माई सेकेंड पॉइंट जो है वो दैट इज रिलेटेड टू FBR। FBR में रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं, एंड देयर इज अ स्टेटस को इन द FBR, और रिफॉर्म्स को नहीं होने दिया जा रहा है, और एक सेलेक्टिव माइंडसेट वहां पे है और वो उन चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हैं और रिफॉर्म्स को। तो व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी ऑन 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 रिफॉर्म्स के उसको कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे? थैंक यू जी। आई थिंक दोनों रेलेवेंट और बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं। पहला, ये फूड इन्फ्लेशन देखें, पहली मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूं कि जब तक आप अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे
तो आपका मीडियम लॉन्ग टर्म में आप फूड सफिशिएंट नहीं होंगे तो आप इंटरनेशनल प्राइसेस की वेगरीज पे रहेंगे, वहाँ उतार चढ़ाव जब होगा वो आपको अफेक्ट करेगा। तो वो आप फिर सही कह रहे हैं कि वो तो चलें, वो तो आप मीडियम टर्म की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की। मैं मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ इस दफ़ा हम इतने इंसेंटिव इनको दें कि इस दफ़ा 4 क्रॉप्स अगर बेहतर हुई हैं तो कॉटन अगर बेहतर हो जाए इस दफ़ा, और ये जो आज 27 मिलियन टन हमने वीट किया है तो क्या वजह है कि हम इसको 30 मिलियन टन क्यों ना कर लें। तो ये तो 1-2 साल के अंदर हो सकता है, ठीक है जी। तो लेकिन उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात आपने की। तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि हमारी इस वक्त जो है प्राइस एक्सप्लॉयटेशन जो है मिडिल मैन बहुत कर रहा है। मैं जब आया तो मैंने इनको पीबीएस को कहा कि मुझे ये बताएं कि फार्मर को क्या पैसे मिलते हैं, एक फर्ज करो किलो उसके ये प्याज के होलसेल में कितने पे बिकता है और रिटेल में कितने पे बिकता है, और मुझे जो 35 शहर हैं उसमें पूरा बताएं, ठीक है जी। उन्होंने एक उस पर पहले ही काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि 4 रुपए जो है जैकबाबाद से अगर चलता है और किसी वक्त ऊपर नीचे हो सकता है, हार्वेस्ट के किस वक्त होता है, उसका मौसम कैसे होता है, तो और जाके बिकता है 30 से 35 रुपए पे रिटेलर के पास। होलसेलर के पास वही चीज 20 रुपए पे बिकती है। अंदाजा करें 500% जो है वो 4 रुपए से 20 रुपए जो है होलसेलर तक चुका है। ये जो है ये हमारी नालायकी है, एडमिनिस्ट्रेटिव नालायकी है कि उसको 4 रुपए, इसका मतलब एक्सप्लॉइट हो रहा है हमारा जो फार्मर है। लेकिन फिर हमारा रिटेलर जो रिटेल का कस्टमर है वो भी एक्सप्लॉइट हो रहा है। देखो ना, उसका तो कोई कसूर नहीं है ना कि दरमियान वाला 400%, 500% खा रहा है। तो उस सारी चीज को करने के लिए हमें ये कमोडिटी वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेजेस वगैरह वो लाने पड़ेंगे, और ये सिस्टम एक बनाना पड़ेगा जिसके बीच में ये फार्मर को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। वो जाके वही चीजें कमोडिटी वेयर हाउस में दे दे, वही फिर जहां जहां जरूरत हो वो उस मंडियों में चला जाए। एक दूसरा, हम हमारा जो फार्मर है उसको अनेबल करें कि वो अपनी जो प्रोड्यूस है वो इन लोगों को ना बेचे, वो सीधा होलसेल मार्केट में जाए। इसका मतलब होलसेल मार्केट्स हमें बढ़ानी पड़ेंगी। इसका मतलब है हमें ये जो चीज है, ये चेंज जो है, इसको एफिशिएंट करना पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी करना पड़ेगा। आज ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एडिशनल जो डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह, दे आर सपोज टू रेगुलेट दिस, नहीं हो रहा। तो हम इसमें बिल्कुल एक मेजर एफर्ट कर रहे हैं गुड गवर्नेंस की, और इन हर डिस्ट्रिक्ट में लोग होंगे जो ये सारी चीज देखेंगे और उनको बताएंगे एडिशनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर के ये यहाँ कोताही हो रही है, मंडी सही नहीं चल रही, ये बिल्कुल यहाँ के बीच में जो अपना एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, ये ट्रांसपोर्टेशन के मद के बीच में 2-2% जो है पैसे ले रहे हैं। प्याज वाला क्या कह रहा था, ओ जी मैं इतनी दूर से जो प्याज लाता हूं तो मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है ट्रक की, तो उसको पूछा जाए तेरे ट्रक में कितने मन आता है, तो मतलब यह है कि तू ट्रक की कॉस्ट तेरी है, फर्क जैकोबाद से लाहौर भी आ रही हो, मैं तो आपको एक वो कि एक ट्रक 2 लाख रुपए का आता है, 2.5 लाख रुपए का आता है। सो द वेरी फैक्ट इज नो, दे आर एक्सप्लॉइटिंग। सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मीडियम टर्म जो है उसमें हम ये साइलोज बनाएंगे, कमोडिटी वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेजेस, और एग्रीकल्चर को हमने बढ़ावा देना है। लेकिन शॉर्ट टर्म के बीच में मुबारक देव हमने 3, 4, 5 कमोडिटीज जो कि डे टू डे यूज की हैं उसके हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स क्रिएट कर देंगे। अब मैंने चीनी का, आटे का, ये घी का, ये प्याज, ये दालें, इनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रिएट कर देने, और जिस जिस मार्केट बीच में एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वहां जाके फ्लड कर देंगे। हम हमारे पास होंगे तो वहां फिर उसको उस रेट पे बेचना पड़ेगा जिस रेट पे हम बेच रहे होंगे। सो ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म मैंने आपको बात कर दी, तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे। और दूसरा एफबीआर के रिफॉर्म्स, इंशाल्लाह आप देखेंगे रिफॉर्म्स होंगे और ये सामने आ जाएंगे आपके। लेकिन मैं आपको इतना भी, मैं अभी सिर्फ तो मुझे तो 6 हफ्ते हुए इनके साथ काम करते हुए,
बड़े इन्होंने दिलफशानी से काम किया है, लेकिन आपकी बात सही है, मैं तो आई एम वन ऑफ दोज गाइज जो इनको क्रिटिसाइज करता रहा है हमेशा से। सो इंशाल्लाह इनको ठीक करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे, इंशाल्लाह नहीं ठीक हो जाएंगे तो हम ठीक कर देंगे। तो ये बात, तो मैं इसमें ज़्यादा मुझे वो नहीं है, मैं बड़ा क्लियर हेडेड हूँ इन चीज़ों में। तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद यही है कि ये नए हमारे आसिम साहब आए हैं और ये बाकी जो भी लोग लेके आए हैं, इन्होंने, मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल हमारी वर्किंग ठीक होगी, इनोवेशन आएगी, टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और प्राइवेट सेक्टर को लेके आएंगे साथ। इनके साथ प्राइवेट सेक्टर काम करेगा। जो मेजर इनिशिएटिव्स हमारे हैं पॉस वाले पे, जो हमारी जो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसमें ब्रॉडनिंग कर रहे हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर आएगा और ये उनसे सीखेंगे और इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे। और बाकी मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि रोम वाज नेवर बिल्ट इन अ डे। ये एक ऐसा इदारा है, एंड आई एम नॉट, आई शुडंट से दिस, बट ये है, एक होता है कि अगर एक इदारा ठीक काम ना कर रहा है तो आप उसको बंद कर दें, नहीं कर सकते। ये इदारा ऐसा है जो रेवेन्यू कमाता है आपके लिए। तो इसमें बहुत अच्छे लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो अच्छे नहीं हैं इंशाल्लाह उनको ठीक कर देंगे हम। चलें जी, नेक्स्ट। Sir, we have an online participant, so we will have Mr. Ashraf Malkam from Jio. जी जनाब। जी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरा छोटा सवाल है कि इस दफा जो अपने टैक्स प्रपोजल हैं उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस 727 बिलियन हैं, 727 अरब रुपए के हैं, जो कि आमतौर पर इजी वे समझा जाता है टैक्स कलेक्शन का। और इसके साथ साथ पीडीएल 160 अरब है और तीसरी चीज के 139 अरब के टैक्स बढ़ाया गया है, इनकम टैक्स। क्या ये 139 अरब वही है जिसका IMF मुतालबा कर रहा था, वही रेज है? और साथ ये कि अगर इतना बड़ा हम इनडायरेक्ट टैक्सेस इकट्ठे करें 727 अरब के, तो FBR की टैक्स रिफॉर्म्स कहाँ गई? इजी वे है टैक्स बढ़ाने से और महंगाई के इम्पैक्ट नहीं आएगा क्या? देखें, पहली तो बात यह है कि IMF ये नहीं कह रहा। IMF ने कहा, आपने जो नंबर्स मुझे पता नहीं कहाँ से लेके आप आ गए हैं, हमने पर्सनल इनकम टैक्स के बीच में तो 5 बिलियन भी नहीं बढ़ाया भाई। एक पेंशन्स के ऊपर हम ज़्यादा, जो 5 मिलियन से ज़्यादा की पेंशन थी एनुअल, वो थी, वो भी हमने ख़त्म कर दी। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि आप करें 132 बिलियन पता नहीं कहाँ से निकाल दिया आपने, वो तो वो मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये कहा कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस से बढ़ा रहे हैं। मैंने तो आपको पिछली दफ़ा कहा है, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं शुरू के बीच में इनडायरेक्ट टैक्सेस ही बढ़ते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने इनडायरेक्ट टैक्स रेट तो नहीं बढ़ाया, हमने GST तो नहीं बढ़ाया, बल्कि थोड़ा रैशनलाइज ही कर रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, टर्नओवर टैक्स नीचे ला रहे हैं, सारा कुछ नीचे ला रहे हैं। और GST को भी कई जगहों पे हम नीचे ला रहे हैं, जहां हमने कहा इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग कलेक्ट करेंगे POS के थ्रू, उसका GST कम कर देंगे हम। तो और आप ये कह रहे हैं कि जी शेयर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एज अ रेशो, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल टैक्स ज़्यादा हो गया। बिल्कुल हो गया और होगा। और ये चाइना में हुआ है, ये तुर्की में हुआ है। ये शुरू के बीच में जब आप डेवलप करते हैं आप एक अपना टैक्स बेस, तो शुरू में यही इसी तरीके से प्रोग्रेशन होती है। चाइना में 70-80% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स शुरू में गया, और फिर बाद में जैसे इनकम स्टेबलाइज हुई हैं तो डायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो बढ़ना शुरू हुई। तो मुझे कोई इसके बीच में वो नहीं है। मुझे मैं आप जाएं देखें चाइना के टैक्स कैसे बढ़ा था और तुर्की का टैक्स कैसे बढ़ा था। तो सो आई होप आई आंसर्ड यू। चलें जी, नेक्स्ट। Mehtab Rana, The News. मेहताब हैदर। अब हैदर जनाब। सर, 2 क्वेश्चंस हैं और क्लैरिफिकेशंस हैं बेसिकली सर जी। एक तो सर, अगर बजट डॉक्यूमेंट को देखें, बजट इन ब्रीफ को, आप ये वहां पे जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है सर, उसमें आपने IMF के कोई 470 बिलियन रुपीस बजटरी सपोर्ट के लिए रखे हुए हैं, 400 बिलियन से ऊपर है। तो क्या IMF के साथ एक ब्रॉडर एग्रीमेंट हो गया है, जिसके बाद चूंकि IMF बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए सपोर्ट करता है, आपने बजट के लिए रखे हुए हैं? और दूसरा सर, ये जो पेट्रोलियम लेवी है, एक तरफ इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस आर अपसर्ज, $71 बिलियन को टच कर चुकी हैं। दूसरी तरफ पेट्रोलियम लेवी आप 610 अरब रुपए की टारगेट रखा है। क्या जुलाई से आप 10 रुपए कम से कम कीमतें बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि अगर आपने 610 अरब रुपए का टारगेट हासिल करना है
तो कोई और तरीका नहीं है कि आपको पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ानी पड़े और फिर इन्फ्लेशन कहाँ जाएगी? ठीक है, बहुत मुमताज, बड़ी चुपती हुई आपने सवाल किए हैं और मतलब ये लोगों ने भी सवाल कर चुके हैं पहले। तो पहली बात तो यह है कि IMF के से हम निकले नहीं हैं, हमने उनके साथ हमारी डिस्कशन जारी है और अगर ये जुलाई वाला जो है 6th रिव्यू अभी नहीं हुआ तो ये जो सितंबर तक जो है हमें पूरी उम्मीद है कि हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों जो हैं, जिस तरह मैंने कल कहा, हमारी डेस्टिनी एक है। वो चाहते हैं कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएं, जो उनका तरीक़ाकार ये है कि आप स्टेबलाइज करें फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते जाएं, तो उससे सस्टेनेबल हो जाएगी। हमारा ये है कि ये देखें, आप जो सस्टेनेबिलिटी के लिए दो हमें बातें कर रहे हैं, एक टैरिफ बढ़ा दें और दूसरा पर्सनल इनकम टैक्स बढ़ा दें, एक किस्म से वो भी 100% बढ़ा दें और ये भी कोई 45-40% बढ़ा दें। वो एक हमारे लिए, हमारे ख्याल में ये प्रोग्रेसिव तरीका नहीं है। एक तरीका है, हमारा तरीका ये है कि हम जो है टैरिफ्स की बजाय हम अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज़्यादा करेंगे, रिकवरी ज़्यादा करेंगे, लाइन लॉसेस कम करेंगे। हमें थोड़ा टाइम लगेगा, हम उसकी ब्रीदिंग स्पेस के लिए कैपेसिटी क्रिएट कर देंगे। तो आपका मकसद भी पूरा हुआ, हमारा भी पूरा हो गया। इनकम टैक्सेस के ऊपर हम ब्रॉडनिंग करेंगे। हम जो अभी तक इनकम टैक्स लोग दे रहे हैं उसको उस पर और ज़्यादा नहीं बोझ डालेंगे हम, क्योंकि ये भी एक किस्म से रिग्रेसिव तरीका है। हम ब्रॉडनिंग करके और इसके बीच में जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक तरीका डिजिटाइजेशन करके तो हम ये करेंगे। तो हमारा मकसद एक ही है। तो हम ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये अब से लेके जून नेक्स्ट ईयर तक है, तो वी विल बी ऑन ट्रैक एंड वी विल रिसीव द मनी विच दे विल बी गिविंग अस, ये हमने डाला हुआ है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास और भी एवेन्यूज़ हैं इस वक्त कि हम जाके उनको करके कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हम पैसे रेज कर सकते हैं। और ये आपने PDL की जो बात की है, ये बिल्कुल बड़ी दुरुस्त बात की है कि अगर 600 अरब हमने इकट्ठा करना है तो हमें हमारे इस वक्त जो पड़ा हुआ है 8-10 रुपया पड़ा होगा, ठीक है, तो वो इसको तो 25-30 रुपये तक जाना पड़ेगा ना। तो ये हम उस वक्त तक इंतज़ार करेंगे जब जिसको हमारा ख्याल है कि ये सैंक्शन जैसे ही ये ईरान से जो लिफ्ट होंगी तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे और ये प्राइसेस यहाँ नहीं रहेंगी, ये नीचे आएंगी। जैसे नीचे आएंगी तो हम उसका जो इम्पैक्ट होगा थोड़ा वो अपने पास रखना शुरू कर देंगे, पहली बात। दूसरी चीज़ है कि ये मैं अभी पहले कहना नहीं चाहता था, लेकिन हमारी सऊदी अरेबिया से एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है डिफर्ड टैक्स के ऊपर ऑयल की, वो हम फिर पास करेंगे और वो जो है ये इसको इन्फ्लेशनरी नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये मैं कितनी है, और ये तो बजट से पहले ही हमारी उनसे अंडरस्टैंडिंग। अब हमारा है क्वांटम क्या है और उसके टर्म्स क्या हैं, वो हम उस पर हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इरशाद अंसारी एक्सप्रेस। जी मुदस्सिर अली राना JNN TV से सर। जी शुक्रिया सर। जी बोले सर, आपको मालूम है कि शब्बर जैदी साहब ने 5500 अरब रुपए का टैक्स हदफ रखा था जो कि हासिल नहीं हो सका। अब आपने बजट में सन्नतों को और ताजरों को मजीद रिलीफ दे दिया है। आपको पता है कि ताजर ऑलरेडी ही टैक्स नेट में नहीं आना चाह रहे ना, और जैसे अभी आपने फरमाया है कि पॉइंट ऑफ सेल से भी कोई खातिर खा अभी तक नताइज नहीं मिल सके। ऐसे में सर कैसे 5800 अरब रुपए का इतना बड़ा जो टारगेट्स है वो आप हासिल देखिए जी, आप पहले तो अजम्पशंस कर रहे हैं माशाल्लाह, जिस तरह हम जारे करते हैं कि आपको इतने खातर खा नहीं हो रहे। आपको कैसे पता नहीं खातर नहीं हो रही? मैंने तो अरे भाई मैंने कहा पहले अभी सिर्फ 10,000 को किया है तो 150 अरब रुपए की सेल जो है हमने नेट कर ली। मैंने कहा है आपको कि हम फेल हो गए? नहीं, आपने उसको जूम कर लिया। तो आप ये ना करें। आपका जो सवाल है, जो और सही सवाल ये आपका है कि शब्बर साहब को 55 जो है 100 बिलियन का जो टारगेट मिला था वो उन्होंने वो नहीं कर सके थे, तो आप 5800 कैसे कर लेंगे? और जबकि आप मरात भी दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं। तो जनाबे वाला वो ये है कि उस वक्त उसके पास बेस जो था वो तकरीबन मेरे ख्याल में 3800 का था, और जब 5500 के पर लेके गए तो उसको 45% इंक्रीज करनी थी इन इकॉनमी जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, जो गिर रही थी, क्योंकि उस वक्त IMF प्रोग्राम जब आ गया तो इकॉनमी जो है 5-5.5% लोग कह रहे थे ग्रो कर रही है, तो लेकिन उस साल में आपने देखा हमारी 2.1, तो इकॉनमी जो है वो ओवरऑल उसकी ग्रोथ जो है वो कम हो रही थी बिकॉज ऑफ स्टेबलाइजेशन
और आपने उनको दे दिया टारगेट 45% का, तो उसने फेल होना ही था बेचारे ने यार। आज फर्क क्या है? आज फर्क यह है कि ऑलरेडी 4.7 ट्रिलियन पे बैठे हैं, वो 3.8 पे बैठा हुआ था जब उसने उसको दिया गया था 5,500। ठीक है, मैं तेरे आपको ताकि मैथमेटिक्स समझा दूं ना, ताकि आपकी दिमाग में भी क्लैरिटी आ जाए। तो बेस जो है वो 3700 है और उसको दिया 55, मेरे पास 4700 का बेस है और मैं कह रहा हूं 58। उसका ग्रोथ रेट था उस इकॉनमी का 2.1%, मेरा ग्रोथ रेट है 5%, तो मैं वो 13% तो मुझे वैसे ही मिल जाता है ना। उसके बाद जो मैंने मेजर्स लिए हैं 260 तो मेरे पॉलिसी मेजर्स हैं, और मुझे अब जो है सिर्फ 240 बिलियन करना है, जिसके बीच में मैंने आपको कहा कि हमने थोड़ी सी एक एफर्ट की थी, उससे 150 अरब रुपया आ गया रिटेल का। लेकिन हम सब एग्री करते हैं कि रिटेलर जो है इस वक्त जो मार्केट के बीच में है, मेजर जो बड़े रिटेलर्स हैं, मीडियम साइज हैं, उनकी सेल्स 1.5 ट्रिलियन से ज़्यादा है। तो उनको अगर हम कैप्चर करना शुरू कर दें और उसके ऊपर हम रिड्यूस रेट भी हमें लगा दें, तो हमें काफ़ी पैसे मिल जाएंगे उससे। ठीक है जी, तो ये मैं आपको कहना चाह। और फिर जब ब्रॉडनिंग है, ब्रॉडनिंग भी मैंने कहा 3 लाख हुआ है, तो उसमें 52 बिलियन आ गया। अगर उसको मिलियन ने हम लेके आ जाते हैं, जो कि हमारे पास इस वक्त पूरा डेटा है, इंशाल्लाह लाएंगे तो उस पर भी आ जाएंगे। सो आई थिंक माई ओन सेंसेस के यू शुड बेसिकली सिट डाउन और इसको ऐड करना शुरू कर दो कि यार ये इसने ये कहा तो कितना रिस्क है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप ज़्यादा रिस्क उसको कर सकेंगे। 40-50 बिलियन का रिस्क करेंगे भी सही, तो हमारे पास ऑल्टरनेट हमने रखे हुए अपने पास, जो कि हमें अगर कोई ना कोई हमारा अमल थोड़ा कमज़ोर पड़ा या फेल हो रहा तो हम उसके थ्रू हम मिनी बजट नहीं लाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट। इरशाद अंसारी सर वो देखें, इरशाद अंसारी नाम है सर मेरा। यार ये बड़ी देर से हाथ उठाया हुआ इन्होंने। स्क्रीन साहब जी, अभी बताएं जनाब। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, साहब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इधर इरशाद अंसारी, कि सर आपने बजट में अनाउंसमेंट्स की हैं, लेकिन असल जो इशू है वो एफबीआर की कैपेसिटी का है। आपने जो फाइनेंस बिल दिया है उसमें अभी मजीद 2 जो है वो डायरेक्टरेट जनरल जो है वो कायम करने का भी कहा है, और इससे पहले बेनामी जोन भी बनाए हैं, एडजुडिकेशन अथॉरिटी भी बनाई है, DGD एंड FBP भी बनाया है। लेकिन इन सब के लिए ना आपने असामियाँ रखी हैं, ना आपने इनके लिए जो है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट रखी है। पहले भी वो एक बंदे के पास 4 इदारे हैं, और आप बजट में डिसीजन तो ले रहे हैं, क्या इस पे इम्प्लीमेंट हो सकेगा? क्योंकि आपने इससे पहले 214D सेक्शन लेके आए थे, वो कैपेसिटी की वजह से 214D ही उड़ाना पड़ा। ऑर्डर के केसेस आपके बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो अभी आपने जो है वो ये 2 डायरेक्टरेट भी बनाए हैं और ये सारी चीज़ें इन्फोर्समेंट की भी की हैं। आपने POS की बात की है, POS पिछले काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। 11,000 आप कह रहे हैं POS लगाए हैं, लेकिन वो भी ज़बरदस्ती लगाए हैं। चेयरमैन साहब यहाँ पे मौजूद हैं, आप इनसे अगर ये भी ले लें कि जो 11,000 POS रजिस्टर्ड किए हैं, तो इस सेक्टर से पहले कितना रेवेन्यू आता था, अब कितना आता है। इसी तरह आपने दूसरे जो मेजर लिए हैं, सवाल पूछेंगे सर, ये मेरा यही नहीं, आप कितने सवाल पूछेंगे पहले मुझे ये बता दें, मैं रेडी हो जाऊं ना। एक सवाल होता है, आप 4 तो पूछ चुके हैं सर। एक तो मेरा क्वेश्चन है, मेहरबानी अंसारी साहब देखें, वो कहते हैं ना लेट ना निकाले ना, वो होती है लेट निकाल। तो पिछली दफा आपको वो नहीं हुआ, तो मैं इसलिए मैंने कहा 2 आप कर लें जरूर, ठीक 3 कर लें, कोई अब फिर चौथे 5वें पे पहुंचे ना आप जवाब दे। अच्छा जी, चेयरमैन साहब, आप वो कह रहे हैं कैपेसिटी आपके पास नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? थैंक यू सर। इन्होंने 3-4 चीज़ों का जिक्र किया जी। मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं, एक सवाल पहले भी आया था और मेरे लिए वो काफ़ी सरप्राइजिंग था जब भी एक सवाल हुआ कि जी FBR में रिफॉर्म्स जो हैं वो शायद इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि एक माइंड सेट बैठा हुआ है। सो मुझे नहीं पता कि वो माइंड सेट आप मेरी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं या आगे निकल गए हैं। अगर आप लोगों को ये नहीं पता लगा कि पिछले 1 साल में टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स कितने FBR में आए हैं, तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। आप ये देखें कि अब मेरा जो टैक्स पेयर है वो इस मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए घर बैठ के रिटर्न अपनी फाइल करता है, रजिस्टर हो जाता है, सेल्स टैक्स में रजिस्टर हो जाता है। हमने पूरा एपेलेट प्रोसेस जो है उसको ऑटोमेट कर दिया है। अब हमने ई-हियरिंग का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया है जी। सो अभी भी आप अगर ये कहें कि जी हम रिफॉर्म्स में पीछे हैं, तो वो बहुत ही ज्यादती वाली बात होगी। दूसरी बात आपने ये की कि जी कैपेसिटी वाला इशू है। नहीं, ठहरे चेयरमैन साहब, मैं इसका हल कर दूँ। जनाब, आप कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं, 4, 5, 6, 10 जो लोग हैं,
आप FBR जाके विजिट करें सर, आप इनको अपडेट दें, ठीक है, आप करें, आप ताकि अपडेट दें, ताकि इनको आपकी बातों से नहीं होना चाहिए, दे शुड गो एंड सी। मैं टेक्निकल ब्रीफिंग होगी जी, और जो हमने सिस्टम बना लिए हैं उसका मैं आपको डेमो एक दूंगा सबको बुला के। यार जरा उसको खत्म करने दो ना भाई। अच्छा यार, ये पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है, आप मेहरबानी करके इसको बात करने मैं आपको ऐसे ब्रीफ करूंगा कि ये सारे मेरे ही इंटरवेंशंस हैं जो आज हमने ये टैक्स रे बनाया है जी। मैंने अर्ज किया, मैं आपको बुला के आप सबको, और ये सिंगल पॉइंट टेक्निकल ब्रीफिंग होगी। अच्छा जी, और दूसरी बात वो नहीं अब आसिम बताओ ना, वो कह रहे हैं कई ऐसे डायरेक्टरेट्स हैं जिसके बीच में लोग नहीं हैं, आपने बजट में डाले नहीं हैं, वो कैसे करेंगे? सवाल का जवाब दो जी। देखें, कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट, इस पे हमने बहुत काम किया, और ये वो चीज़ है जो बेसिकली टैक्स पेयर्स की ही फैसिलिटेशन का सबब बनेगी। ये जो डायरेक्टरेट है ये बिल्कुल नया बनाया गया है, ये इस बजट में अगर ये पास हो जाता है तो जुलाई से इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें हमें बहुत बड़ा कोई सेटअप की ज़रूरत नहीं है, और जैसे मैंने कहा कि हमने अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को इतना एडवांस कर दिया है कि उसमें हमें अब ह्यूमन रिसोर्सेज की उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। हमने जो अपने कंप्लायंस डैशबोर्ड्स बना दिए हैं उसमें किसी किस्म की ऐसी वो नहीं है कि जी आपको कोई एडिशनल वर्कफोर्स चाहिए, वो मैनेजेरियल डैशबोर्ड्स हैं, और उसकी मदद से इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरा ये है, आई थिंक आपने ये भी पूछा ये POS वगैरह का, तो POS देखें 10,000 जो हैं वो यूज़ हुए हैं इस दफ़ा, और ये पहला साल था ये इसकी एक किस्म से टेस्टिंग हो रही थी। नए रेवेन्यू इम्पैक्ट उसका जी, रेवेन्यू इम्पैक्ट मेरे ख्याल में इतना कोई 10 बिलियन का आया या 12 बिलियन का है मेरे ख्याल में। हम अगले साल सिर्फ अब उसको 6 गुना जब बढ़ाएंगे, उसमें एक बहुत अंसारी साहब एक चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, वो ऐड करें, ये जो इनामात की स्कीम है ये अभी उस तरह नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हमारा माशरा ही ऐसा है कि वो आप उसको कनेक्ट भी कर देंगे तो वो पर्ची शुरू कर देगा। तो हमने वो कैप्चर कैसे करना है, या तो हम जाके हर दुकानदार के पास एक बंदा खड़ा कर दें, और वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो डंडे से तो काम हमने देखा, बहुत मार्शल लॉ में भी डंडा चलाने की कोशिश की लोगों ने और नहीं हुआ। तो अब हम ये है परसुएशन के थ्रू, कौन परसुएट करेगा इनको? कस्टमर करेगा। वो कहेगा यार मुझे तो पक्की पर्ची चाहिए, क्योंकि मैंने प्राइजेस के बीच में, और प्राइजेस होंगे बहुत ज्यादा, 1 अरब रुपया हर महीने का मतलब है 12 अरब रुपया जो है साल का। मेरे भाई वो जब लोगों को मिलेंगे ना, कोई 10 लाख, इसको 5 लाख वगैरह, और उसने खरीदारी की होगी कोई 100 रुपए की या 200 रुपए की, तो सारी की सारी दुनिया। और मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि एक तो दूसरे मुल्कों में हुआ, लेकिन दूसरा मैं वो उस चीज को मैंने किया था, आपको याद है हबीब बैंक में करोड़पति स्कीम मैं लेके आया था, याद है? मैंने सिर्फ 1 करोड़ हर महीने देता था, और मेरे जो है 3 महीनों में 40 अरब रुपए के डिपॉजिट बढ़ गए थे, बिकॉज पीपल वांटेड दोस दैट 1 करोड़ रुपया। अब तो हम 1 अरब रुपए की बात कर रहे हैं हर महीने। सो यू विल सी अ डिफरेंस ऑफ परफॉर्मेंस दिस नेक्स्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर। जी नेक्स्ट। तरीन साहब, ये बताइए कि आपने एक तरफ तो बड़ा अच्छा काग जो ट्रिकल डाउन वाले लोग हैं उनको आपने बड़ी सपोर्ट की, मैन्युफैक्चरिंग को, इंडस्ट्रीज को, स्टॉक मार्केट्स को, और दूसरी तरफ जो आप बॉटम अप की बात कर रहे हैं वो भी बड़ा अच्छा किया एहसास के जरिए। और सारा ये समझ नहीं आ रहा कि वो जो बॉटम अप इतना एक्सपेंडिचर होने के बावजूद आप किसी भी चौक में चले जाएं, बेकारियों की तादाद क्यों बढ़ रही है, और इन दोनों कैटेगरीज के दरमियान, ये बॉटम अप और ट्रिकल डाउन वालों के दरमियान एक क्लास है जो पिछले 3-4 साल में 2-2, 3-3 सैलरी कट्स के ऊपर बैठे हुए हैं, और उनकी हालत बुरी हो रही है। वो भी तो इस मुल्क के शहरी हैं जिनके लिए जो, माफ कीजिएगा, वो जो आपके टैरिफ हैं 150 यूनिट या 300 यूनिट, उसमें भी फाल नहीं करते, और जो अपना PDL वगैरह की जो चीजें हैं उससे भी मुतासर होते हैं। तो उनके लिए क्या सोचा आपने? वो भी इस मुल्क के शहरी हैं यहीं? बिल्कुल हैं। देखिए जी, बात सिर्फ इतनी है कि आपने ये देखना है कि आपके पास चद्दर कितनी है। एहसास प्रोग्राम जो है, एहसास प्रोग्राम में 260 बिलियन है, लेकिन इनमें काफ़ी एक इनका जो है एलिमेंट जो है, ये जो इंटरेस्ट फ्री लोन वगैरह दे रहे हैं, और हम जो बॉटम अप है उसके बीच भी इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं, घर घर में जाके दे रहे हैं।
तो इसमें हमारी रैशनलाइजेशन होगी हम दोनों में बैठ के कि भाई कौन सा ये करेंगे और कौन सा हमारा बॉटम अप जो वाला जो जिसको कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम लॉन्च होगा इसी महीने में, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है, वो क्या करेगा। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, वो जो है वो निचले 4 मिलियन फैमिलीज को अटैक करेगा। तो क्या कसूर है जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है जो इम्पैक्ट हुए हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि ये जो आपका जो ये है, ये ट्रिकल डाउन जो है, ये ग्रोथ जो है, ला क्यों रहे हैं, ये अमीरों के लिए तो नहीं ला रहे ना। फिलहाल हम ये कह रहे हैं अमीर तो चले ठीक हो जाएंगे, वो नीचे जाएगा मिडिल और लोअर मिडिल क्लास तक, वो शायद 1-2 साल लगे, उसमें 3 साल लगे, लेकिन जाएगा जरूर, अभी से जाना शुरू हो जाएगा। जैसे जॉब्स क्रिएट होंगी, जैसे इनकम लेवल्स बढ़ेंगे, तो ये उनको भी इफेक्ट होगा। क्योंकि आप क्यानी साहब, आप तो मेरे से ज्यादा जानते हैं कि 2019 में जो है वो लेवल्स जो हैं, ग्रोथ जो है वो 2.1 पे आ गई थी। 2.1 का मतलब है वो उतनी ग्रोथ थी जितनी हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है। इसका मतलब नेट जो ग्रोथ है वो तो ना बढ़ी ना, और उसकी वजूहत है ना, वो IMF प्रोग्राम आ गया, अगले साल कोविड आ गया, कोविड में हमारी जो ग्रोथ है वो -0.5 हो गई। इसका मतलब हमारी जो इनकम लेवल्स हैं वो नेगेटिव हो गए, अब वो पॉजिटिव हुए हैं इस साल के बीच में 4% ग्रोथ से। आपने देखा कि हमारी जो पर कैपिटा जीडीपी बढ़ी है, और ये 5% से और ज़्यादा बढ़ेगी, ट्रिकल डाउन होगा। इससे हमारा जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास जो है ये इसको हम मतलब एक किस्म से इनकम लेवल्स बढ़ाएंगे। दूसरा जो मैं अभी पहले शेयर नहीं कर सका, अभी तक करूँगा, हमारे ये यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं, ये यूटिलिटी स्टोर जो हैं, ये इस वक्त ये इसके बीच में क्योंकि कंप्यूटराइजेशन नहीं थी, तो ये एक किस्म से मतलब हेल्प कर भी रहे थे और नहीं भी कर रहे थे। हम चाहेंगे कि इसको एक तो 4,800 हैं, इसको हम 10,000 पे लेके जाएं। दूसरा ये है कि हम इसको एक किस्म से प्राइवेट सेक्टर की मैनेजमेंट्स दे दें, और दुनिया के बीच में ये स्टोर जो होते हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत थोड़ी होती हैं, और वो सेल्फ हेल्प के थ्रू लोग जाते हैं, चीज़ें लेके उसके बाद पे करके चले जाते हैं। और उसको अगर कंप्यूटराइज कर दें तो हर फैमिली को एक सर्टेन कोटा दे दिया जाएगा, इतना आप खरीद सकते हैं, वो मार्केट्स से सस्ते में देंगे हम उनको, ताकि लोअर मिडिल क्लास को हम प्रोटेक्ट करें और मिडिल क्लास को भी कुछ हद तक प्रोटेक्ट करें। सो आई थिंक दीज आर इनोवेटिव वेज ऑफ डूइंग इट। अदरवाइज तो चद्दर चाहिए ना क्यानी साहब, मेरे पास चद्दर अगर हो और मैं दे सकूं सबको ये जिसको आप कहते हैं गुडीज, तो मैं दे दूंगा। लेकिन वो उसमें हमारा फिलॉसफी ये है इस हुकूमत की, इमरान खान साहब की, कि जो हमारे पास इस वक्त गुंजाइश है प्रोडक्टिव साइड को उसमें आप लेके जाएं, ताकि इकॉनमी ज़्यादा ग्रो करे, ताकि उसके बीच में इनकम लेवल्स, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, और ये जो है ट्रिकल डाउन को भी हम इसको तेज कर सकें। जी नेक्स्ट। अच्छा यार और भाई ये बड़ी चलें इधर से सवाल लें। अच्छा यार सुन, आप बताएं। अरे मैं इधर से बात कर रहा हूं। Why aren't you just giving him the he has been इधर से बात हो रही है। चलें जी आप बोलें जी, आप इसके बाद पहला वो कर लें, फिर आप, ठीक है जी, आप दोनों कर लें, पहले आप करें फिर आप करें। थैंक यू वेरी मच सर। चलें फिर आप करेंगे, मैं इनको भी देना है, इन्होंने बड़ी देर से हाथ उठाया। जी सर, बजट के हवाले से आपने जो गरीबों की बात की है, मीडिया की जो कम्युनिटी है वो भी यही चाहती है कि आप गरीबों के लिए कुछ करें। लेकिन एक क्वेश्चन जो महताब हैदर ने किया कि लेवी आप बढ़ाने जा रहे हैं, 25 से 30% आपको करना पड़ेगी 30 रुपए तक पर लीटर। इस वक्त जो 4 रुपये 80 पैसे तक पेट्रोल पर है और 5 रुपये 18 पैसे जो हाई स्पीड डीजल पर है, तो ये 25-30 रुपये करने से वो जो सऊदी अरब का डेफर पेमेंट पे ऑयल आएगा उसका कितना इम्पैक्ट आएगा आम जो कंज्यूमर है, आम आदमी पर। और दूसरा सर, इलीगल सिगरेट इंडस्ट्री जो है इस बजट में उनके खिलाफ क्या इकदाम किए गए, मेजरमेंट किए गए? किसके खिलाफ? इलीगल सिगरेट इंडस्ट्री, उसके एफबीआर की जो इन्फोर्समेंट मेजरमेंट है उसके लिए क्या किया गया? एक ही क्वेश्चन है। आरएलएनजी दो सवाल पूछ लिया आपने। आरएलएनजी के सर बता दें कि मेरे भाई 2 सवाल पूछ लिया। तो पहला वाला जो है पीडीएल की बात आपने कर दी, वो मैंने पहले उनको जवाब दे दिया हूं, दे चुका हूं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस नीचे आना शुरू होंगी, बिकॉज ये ईरान के साथ जो डील हो रही है उससे जो है ये जो प्रेशर है इस ऑयल प्राइसेस भी कम होगा। लेकिन उसके अलावा भी मैंने ये आपको बताया
कि हमारे पास ये सऊदी अरेबिया, मैं उसके ऊपर क्वांटम नहीं बता सकता हूँ, वो इतनी है कि आपको ये प्रेशर जो है ऑयल की तरफ से नहीं आएगा। और ये जो 600 अरब रुपए वाली जो बात है, ये इससे कहीं ज़्यादा हमारे पास वो पैसे इकट्ठे हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी, आपने कहा कि सिगरेट इंडस्ट्री के ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस जो है, ये बिल्कुल अभी ये इस हफ्ते में हमारे पास आया, ट्रैक एंड ट्रेस पे करेंगे। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम सिगरेट इंडस्ट्री के ऊपर अगर हमें टैक्स बढ़ाने भी पड़े तो वो भी हम बढ़ाएंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम एक ऐसा एक्शन करें जिसको फिर हम दूसरी तरफ से सपोर्ट ना कर सकते। तो ट्रैक एंड ट्रेस हमारे पास आ जाएगा। जो इलीगल और इनफॉर्मल सेक्टर में जो बन रहे हैं, पहले हम उनको पकड़ेंगे। आपने देखा कि एक चीज़ मैं इसका आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि टायर्स बहुत स्मगल होते थे, हमने स्मगलिंग उसकी ख़त्म की, इस दफ़ा उसके ऊपर हमने टैक्स बढ़ा दिया और उसमें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि पहले ये होता है कि जैसा आप टैक्स बढ़ाते जाते हैं स्मगलिंग ज़्यादा हो जाती है, इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ना हो जाता है। इसका टबैको में भी यही है कि अगर आप जब तक ट्रैक एंड ट्रेस नहीं लाएंगे और इसको न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, इनफॉर्मल वाले जो बना रहे 2 नंबर जो सिगरेट बना रहे हैं, तो ये मैं आप अच्छा जी आप प्लीज नहीं। बेसिक से क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में जो स्टंटेड बर्थ रेट है वो 40% पे है। जितनी आप प्लानिंग कर रहे हैं वो इसमें किधर भी नजर नहीं आ रही है। 40% जो स्टंटेड बर्थ रेट है बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया हमारे लिए। इसे कोई आपकी प्लानिंग भी नहीं नजर आ रहा, ये बजट में भी किधर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। इस मसले को जब तक आप हल नहीं करेंगे तो आपका मुल्क तो अगले 10 सालों में बिल्कुल डिक्लाइन पे चला जाएगा। देखें, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। आई थिंक आपकी बात जो है बड़े पते की है। ये अनफॉर्चुनेटली ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और ये भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन आपकी बात में वजन है। मैंने पहले से ही सोचा हुआ है, प्रोविंसेस के साथ हम बैठेंगे। एहसास के अंदर ये चीज़ आ रही है। आई थिंक एहसास में सानिया इज अटैकिंग दिस जी। कस्टम्स में भी जो है जो स्पेशल जी क्या आप ऊंचा उधर से बोल लेना ऊपर इसके अंदर। एफएम साहब मैं थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन कर दूं। एक्सप्लेन कर दें प्लीज। जी थैंक यू जी। सो आपने बहुत अच्छा ये सवाल उठाया है। देखिए जी, आजकल ये रियलाइजेशन है कि जो कल की मईशतें हैं, यानी कि इकोनॉमीज ऑफ टुमारो, उसमें जो इंसानी वसाइल है उसका अमल दखल सबसे ज़्यादा होगा। और जो मुल्क अपने इंसानी वसाइल पर खर्च नहीं करेंगी वो कल की मईशतों में compete नहीं कर सकेंगी। और उसमें स्टंटिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि स्टंटिंग से जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, मतलब सोच की जो एबिलिटी होती है, वो बिल्कुल पीछे रह जाती है। और इसीलिए वज़ीर आज़म साहब ने अपनी पहली तकरीर में एक्सरे उठा के बताया था कि जो एक स्टंटेड बच्चा होता है उसका दिमाग का हुजम ही कम हो जाता है। तो अब जो सवाल आपका ये था कि इसके बारे में क्या हो रहा है इसके बजट में, तो जैसे मैंने अर्ज़ की थी कि जो नशोनुमा का जो प्रोग्राम है, जो हमारी हुकूमत ने पहली दफ़ा कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम पाकिस्तान में लाई है, वो पिछले साल हमने कोविड के बावजूद 14 डिस्ट्रिक्ट्स में 50 सेंटर खोले। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज़ की, इस माली साल में हम 50 डिस्ट्रिक्ट्स में कम से कम 150 सेंटर खोलेंगे। और ये फेडरल गवर्नमेंट की एक कंट्रीब्यूशन है। मगर जैसे कि वज़ीर ख़जाना साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, हेल्थ न्यूट्रिशन एक प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसने लीड लेके एक PC1 भी बनाया है, जिसमें स्टंटिंग के लिए कोई ये एक बहुत बड़ा PC1 आ रहा है जो प्रोविंशियल पार्टिसिपेशन के साथ है। क्योंकि स्टंटिंग सिर्फ एहसास नशोनुमा से ख़त्म नहीं होगी, इसमें गंदे पानी का भी अमल दखल है, सैनिटेशन का भी अमल दखल है, माओं की सेहत का भी बहुत बड़ा रोल है, और एक बहुत लंबी फहरिस्त है, हाउसिंग का भी एक बहुत बड़ा अमल दखल है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उस PC1 के थ्रू एड्रेस होंगी। मगर एहसास की हद तक फेडरल गवर्नमेंट का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो मैं बता चुकी हूँ। सर जरा मैं एक और बात बता दूं, मैं और बात बता दूं जरा सा, ये स्टंटिंग से मुतालिक कस्टम ड्यूटीज की हमने जो है ना छूट दी है। ये 2 RUSF और RUTF ये 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो नरिशमेंट के लिए और डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में सॉरी सर एक आपकी इजाजत से जस्ट 30 सेकेंड्स।
ये बहुत अहम चीज़ है कि इन दोनों चीज़ों पे टैरिफ रिलीफ दिया गया है, मगर हम एक स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन फूड की एक कमर्शलाइज कर रहे हैं, उसकी एक कमर्शलाइजेशन पॉलिसी आ रही है, क्योंकि ये जो ख़ास किस्म की ग़िज़ा है जो हामला ख़वातीन को दी जाती है और जो स्टंटिंग से जो जिन बच्चों को शिकार होने की रिस्क होता है उनको दी जाती है, वो हम एहसास नशोनुमा के थ्रू मुफ्त तो अपने सेंटरों में दे रहे हैं, मगर जो स्टंटिंग की शरह है वो खाली बहुत इंतहाई गरीब लोगों में नहीं होती। ये जैसे कहते हैं ना कि 3rd क्विंटाइल, 4th क्विंटाइल, 5th क्विंटाइल उसमें भी होती है। तो इसलिए हम ये स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन फूड की एक कमर्शलाइजेशन पॉलिसी ला रहे हैं, जिसके तहत ये जो स्पेशल जो फूड होगा वो केमिस्ट की शॉप्स पे भी मिलेगा और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो वहाँ से भी ले सकते हैं। तो हुकूमत की ये 2 स्पेसिफिक न्यूट्रिशन स्पेसिफिक इंटरवेंशंस हैं। ओके, देखिए मैं सॉरी, देखिए सानिया और डॉक्टर, वो उसका सवाल नहीं है। उसका सवाल यह है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं कर रहे सर, स्टंटिंग की बात कर रहे थे आप। अच्छा, वैसे मैं तो आपको ये भी कहूँगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर भी हमें तवज्जो देनी चाहिए, बिकॉज अगर हम 2% तो हमारा उधर ही चला जाता है, तो दुनिया के बीच में तो ये इसको इट शुड बी नो मोर देन 1.2-1.3%। चलें, अच्छा जी, देखें अभी सुने, देखें मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं नहीं कहीं जा रहा हूँ, तो एजिटेट ना करें। मैं आप देखें जोबिया, एक सवाल इस जगह से, इधर से, एक सवाल इधर से, एक सवाल उधर से, आप इसी तरीके से करें और मैं बैठा हूं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलें जनाब, अभी ये देखो इधर से 2 सवाल हो चुके हैं, अभी इधर पहले इधर जाएं और फिर उधर जाएं। चले जी जोबिया, ट्राई टू हैंडल दिस नाउ। ओके सर, मेरा नाम मजहर इकबाल है सर, आई एम हियर सर, मेरा नाम मजहर इकबाल है। मैंने आपको कहा कि ये आप बाद में बारी आएगी, पहले इधर आएगी फिर उधर आएगी, आप डिसिप्लिन को मत खराब करें ना यार। अरे भाई, ग्रुप वो कह रहे हो ना, इसी ग्रुप में से 2 बंदे तो अभी हो गए। अच्छा लिसन, यू वांट मी टू वॉक अवे, यू डोंट वांट मी टू आउट, ओके, सो प्लीज देन लिसन टू मी, ओके प्लीज। चलें जी, चलें, आए सर। माइक किधर है सर माइक किधर है? माइक जी, बोलें सर। आपने टेक्निकल सवाल हुए हैं, जो इसका एक पॉलिटिकल भी वर्जन आ रहा है, जो बातें की जा रही हैं। मैडम से भी मेरा एक सवाल है और आपसे भी, दोनों इश्यूज के हवाले से। पहले आपसे है कि एक जो अपोजिशन की तरफ से तासुर आ रहा है कि जो 3 साल स्टेबलाइजेशन रही है, उसकी वजह से हुकूमत की पॉपुलैरिटी बहुत गिरी है और ज़िमनी इलेक्शन में सबने देखा है। तो इस इलेक्शन को 2 साल पहले ही इलेक्शन जो बजट है, इलेक्शन बजट कहा जा रहा है। तो इसका मैडम आपसे सवाल है, तरीन साहब ने भी कहा कि कोशिश ये की जा रही है ये प्रोग्राम पोलिटिसाइज ना हो, तो एक तो ये बता दें जो ये सर्वे किया जा रहा है इसका क्राइटेरिया क्या है, किस बुनियाद पर, कौन कर रहा है ये, और आप किस तरह इसको यकीनी बनाएंगी कि ये पोलिटिसाइज ना हो, क्योंकि 70 लाख घराने नहीं हैं, ये 2 लाख वोटर भी हैं। तो ये एक तो बता दें कि कौन सी जो है वो पार्टी है या कौन सा सेक्टर है जो ये सर्वे कर रहा है और उसका क्राइटेरिया क्या है। सर, पे एंड पेंशन के जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो भी बता दें प्लीज, पे एंड पेंशन का फाइनेंशियल इम्पैक्ट। चले जी, आप सानिया। 1 question at a time please। मेरे भाई, आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो सर्वे होता है उसकी बुनियाद पर हुकूमत के तमाम समाजी तहफ़्फ़ुज़ के वज़ाइफ दिए जाते हैं, तो उसका गैर सियासी बुनियादों पे होना और क्वालिटी सर्वे होना बहुत अहम चीज़ है। तो मैं आपको थोड़ी सी वज़ीर ख़ज़ाना की इजाज़त से थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहती हूँ। पहली दफ़ा जब हुकूमत पाकिस्तान ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ का सर्वे किया था, वो 10 साल पहले किया था, और वो पार्लियामेंटेरियंस को फॉर्म दे दिए गए थे कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में देख लें कि कौन से लोग हकदार हैं। उसकी बुनियाद पे पैसे देने शुरू किए थे। फिर उन्होंने 2011 में एक जो सर्वे किया था वो पेपर बेस्ड था, कागज़ पे होता था, और कागज़ का जो सर्वे था वो जैसे हुआ, मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहती। अब जो हम सर्वे कर रहे हैं वो एक डिजिटल सर्वे है, एंड टू एंड डिजिटल सर्वे है। घर के दरवाजे पे जो कवायफ उठाए जाते हैं वो टैबलेट से उठाए जाते हैं, वो हमारे डैशबोर्ड्स पे आते हैं, उसके क्वालिटी चेक्स होते हैं, और उस क्वालिटी चेक्स के बाद 3rd पार्टी जो फर्म होती है उसको वैलिडेट करती है, और फिर वो
जब वो डेटा निकलता है तो फिर उसको हम डेटा एनालिटिक्स के साथ क्रॉस वेरीफाई करते हैं। यानी कि पहली दफ़ा जब सर्वे फॉर्म उठा, पहली दफ़ा जब टैबलेट्स पे सर्वे हुआ, तो उसी वक्त कुछ चेक्स उसमें एम्बेडेड हैं कि जी आपने एक फॉर्म जो है वो इतने मिनट से कम में नहीं करना, आपका शिनाख्ती कार्ड उसी वक्त चेक हो जाएगा। एक जगह से अगर आपने एक बिल्डिंग को 3 मंजिला मार्क नहीं किया हुआ तो वहां से आप 3 फॉर्म फेंक नहीं सकते। तो पहले तो कुछ इनबिल्ट चेक्स हैं, नंबर 1। उसके बाद जब हमारे डैशबोर्ड्स पे वो रोज शाम को इंफॉर्मेशन विजिबल होती है तो हम एडिशनल चेक्स लगाते हैं, उसकी एक लंबी फहरिस्त है। उसके बाद अगर वो ब्लॉक फेल होता है तो हम जो सर्वे कर रहे थे उनको वापस भेजते हैं कि जी ये आपका क्वालिटी पैरामीटर पे फेल हो गया है। अगर वो पास होता है तो वो हम उसको एक थर्ड पार्टी फर्म को भेजते हैं जो उसमें से स्पॉट चेक करती है, यानी कि सैंपल उठाती है। और जब वो ब्लॉक पास होता है तो फिर चौथा मरहला ये होता है कि हम उस पर वो लेवल्स लगाते हैं जिसकी बुनियाद पर वजीफे दिए जाते हैं, जो थ्रेशोल्ड्स इंप्लीमेंट करते हैं। और जो 5वां मरहला है वो ये है कि फिर हम उसको डेटा एनालिटिक्स से गुजारते हैं, यानी कि सरकारी मुलाजमीन की डेटाबेस से, इमिग्रेशन के डेटाबेस से, जिनकी गाड़ियां हैं उनके डेटाबेस से, और पंजाब में हमारे पास लैंड ओनरशिप का डेटा है उससे गुजारते हैं। तो 5 चेक्स के मरहले हैं। और मैं आपको दावत दूंगी कि आप हमारे सर्वे कंट्रोल रूम में आके डैशबोर्ड्स पे देखें कि ये चेक्स किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं। आप मुझे मेरा फ़ोन नंबर अभी ले लीजिए। मुझे प्लीज़ थोड़ा आप मेरा फ़ोन नंबर ले लें, मैं आपको खुद ब्रीफ करूंगी। अच्छा, एक सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है ना वो ये होता है कि लोग हमें कहते हैं कि जी ये जो स्ट्रीट है, ये जो मोहल्ला है, ये फलां पॉलिटिकल पार्टी की है, ये दूसरी की है, ये तीसरे की है, सर्वे वाले इसको करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। तो वो हमारे डैशबोर्ड्स पे हमें डिजिटली नज़र आता है कि कहाँ सर्वे हो गया है, कहाँ कंप्लीटेड है। अब आपका दूसरा सवाल ये था कि ये कौन कर रहा है। तो ये सर्वे जो है कुछ जगह NGOs कर रही हैं और कुछ जगह ये गवर्नमेंट के एंड टू एंड निज़ाम से गवर्नमेंट के टीचर्स कर रहे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा, AJK, गिलगित बल्तिस्तान, सियालकोट, नारोवाल और कुछ ऐसी और तहसीलें हैं जहाँ पे कुछ खसूसी कंसिडरेशंस थी, वहाँ पे गवर्नमेंट की अपनी मशीनरी कर रही है, कुछ जगह हमने आउटसोर्स किया हुआ है। और आप जाते हुए मैं आपका फ़ोन नंबर ले लूँगी और आपको कंट्रोल रूम में मैं खुद नहीं, मेरे ख्याल में सानिया, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि एक डेट दे दें जिसमें सिर्फ यही ना आए और लोग भी आना चाहें तो वो सिलेक्ट बेसिस पे 8, 10, 15 लोग जो हैं आपस में आप डिसाइड कर लें, वो जाके आप उन सबको ब्रीफिंग दे दें ताकि इट शुड नॉट बी जस्ट वन पर्सन स्पेसिफिक। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आए जी, जनाब मजहर इकबाल है, मैं PNN टेलीविजन नेटवर्क से हूँ। 2 पार्ट क्वेश्चन है सर मेरा। एक तो आपने सस्टेनेबिलिटी, आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं तो 2 पार्ट एक्सेप्टेबल है। ठीक है, चलें। सर आपने सस्टेनेबिलिटी कहा है कि 10-15 साल तक रहे ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी, तब जाके ट्रिकल डाउन 20 साल से 30 साल, चले 20 साल से 30 साल आप कह रहे हैं कि ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी रहे तो तब जाके कहीं जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है उसका होगा। टेक्निकली सर आपकी बात ठीक है, लेकिन डॉक्टर सानिया भी जानती हैं और आप भी जानते हैं कि लोगों में इतना दम नहीं है सर। लंगर खानों में मर्द तो रोटी खा लेते हैं, बच्चे और खवातीन क्या करें, नंबर 1 सर। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो दरमियान का पीरियड है लोगों को किस तरह से इसमें सपोर्ट दी जा सकती है। और दूसरा पार्ट इसका सर ये है कि आपने बड़ा अच्छा काम किया आपने कहा कि ये जो अर्बन एरियाज हैं इसमें हर घराने को 5 लाख रुपया दिया जाएगा कारोबार करने के लिए। गारंटी क्या है सर, किन शराइत पे देंगे? क्योंकि देखें ये जो घर बनाने की बात कर ली आपने, बात कर ली, बिल्कुल अच्छी बात की है। देखें ये इसलिए मैंने आपको कहा कि ये क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, लोगों को अभी इसकी समझ नहीं है। और आपको भी, आप एक सवाल तो किसी ने नहीं पूछा, एक तो मुझे किसी ने सवाल नहीं पूछा कि 500-700 अरब रुपया जो साल का देंगे, जो अगले साल ट्रिलियन भी हो सकता है, ये फंड कौन करेगा? अगर आपने इंटरेस्ट फ्री देने हैं, जो इंटरेस्ट फ्री देने तो भाई वो कौन फंड करेगा? किसी ने नहीं पूछा। मैंने आपको खुद बता रहा हूं
कि मैं उसका जवाब दे देता हूं ताकि आपके जहन में, तो ये जो सवालात हैं ये जैसे ही हम आगे जाएंगे तो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम लॉन्च होगा, प्राइम मिनिस्टर करेंगे, इसी महीने में करेंगे, ये सारे के सारे उस वक्त ये जो है आपके जवाबात आ जाएंगे। लेकिन आज की डेट में मेरे से जो आपने पूछा है मैं आपको बता देता हूँ। देखें जी, बात है ट्रिकल डाउन का, मैंने ये नहीं कहा कि ये 20 साल 30 साल पे जाके ट्रिकल डाउन होता है नीचे। मैं ये कह रहा हूं जब सस्टेनेबिलिटी आती है 5 साल 7 साल 10 साल 12 साल, तो फिर वो ट्रिकल डाउन काफ़ी आ चुका होता है और निचला तबका ऊपर उस वक्त जाता है। अब या जो आपकी इकॉनमी है वो दूसरी फेज में जाती है, जिसमें अभी अंडर डेवलप्ड कंट्री हम हैं, फिर डेवलपिंग कंट्री हैं, फिर डेवलप्ड कंट्री हैं। ये 3 जो लेवल्स हैं इसके बीच में, और बल्कि एक तो पुअर कंट्रीज भी कह सकते हैं, लेकिन मैं 3 कैटेगरी, उससे एक से दूसरे ऑर्बिट में जा रहे हैं तो उसके लिए 5, 10, 15 साल की सस्टेनेबिलिटी चाहिए होती है ना। ये जो है ये तो ट्रिकल डाउन वाली बात है। हम जो बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम इसका इंतजार नहीं करेंगे। आज हम 4 मिलियन हाउस होल्ड्स को हम अटैक करेंगे। ये 4 मिलियन हाउस होल्ड मेरे नज़दीक तो 3-4 साल के बीच में ये हो जाना चाहिए। 3-4 साल में जब ये होगा तो उसके बाद हम फिर 6 पे जाएंगे, मतलब निचला 6 मिलियन हाउस होल्ड्स। तो अब याद रहे आपको कि हम टोटल 32 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं, सो 6 मिलियन हाउस होल्ड करेंगे। उसके बाद वो इंटरवेंशन जो हैं वो क्या होंगी, इस तरह की होंगी, मेरे ख्याल में इस तरह की होंगी। मैं जवाब दे दूं? और भाईजान, ओए भाईजान कदरदान एक साइड पे हो जाओ। अच्छा, तो वो जो है फिर उसके बाद हमने ये देखना है उसके बाद के 4 मिलियन जो हैं, जो लोअर मिडिल क्लास होगी, उसको हमने क्या करना है। सो ये बॉटम अप जो अप्रोच है ये भी प्रोग्रेसिवली हम उसको ऊपर लेते जाएंगे ताकि आपकी जो बात है कि ट्रिकल डाउन और इसके बीच में ये वक्फा इतना ना हो, या इतना सिर्फ वो जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है वो इंतजार ना करती रहे 15 साल के लिए। सो ये ऐसे होगा नहीं। दिस बेसिकली इज अ न्यू डायनामिक्स जो हम इश्यू कर रहे हैं नीचे से ऊपर वाली। ये और इकोनॉमी में आज तक की ये चाइना ने की है, बाय द वे चाइना ने की है। आप देखें 700 मिलियन लोगों को उन्होंने माइग्रेट किया फ्रॉम पुअर टू सेल्फ सफिशिएंट इन अ मैटर ऑफ, आई थिंक वो डेंग शॉपिंग ने जो किया था वो 10 साल के अंदर किया था। तो इंशाल्लाह दोनों साइड पे, और ये प्रोग्राम पाकिस्तान जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है, ये जब हम लॉन्च करेंगे तो इसके ऊपर आपको सबको इनवाइट करेंगे, तो उस वक्त जो और सवालात हैं वो आपको हम बता सकेंगे। अच्छा जनाब, अब जो इधर आप, हाँ जी आप इधर, हाँ जी बोलें। सैयद मुश्तबा रिजवान जी जी। शौकत नहीं साहब, जिस तरह ये तो पता समझ आ गई कि खान साहब ने जो कहा था ना घबराना नहीं, उसका क्या मकसद था, वो आखिरी 20 ओवर्स के लिए आपको रोने लाना था। मतलब ये तो बात समझ आ गई। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने गरीब का जिक्र किया, 3 साल से गरीब जो है वो तो मतलब पिस रहा है, ठीक है। अब आप ये बताएं कि उस गरीब की वो जो 15 रुपए की रोटी है वो 5 रुपए की कब तक हो जाएगी, ताकि उसको तो रोटी से दो 4 रोटियां। और दूसरी बात यह है कि यूथ जो है वो मतलब आपकी तरफ देख रही है, जिसमें मेरा बच्चा भी शामिल है। मतलब है कि उसकी जॉब्स के लिए, क्रिएशन के लिए आपने उसको क्या मतलब वो है। और एक छोटी सी, चूंकि आप बैंकर हैं, नेशनल बैंक के जो पेंशनर हैं 11,000 पेंशनर और 3,000, आप जरा नोट कर लें प्लीज, 11,000 पेंशनर हैं और 3,000 बेवाएं हैं, जो कि पिछले 12 साल 15 साल से वो इस मुंतजिर हैं। आधे उनमें से फौत हो गए, आधे अभी हयात हैं। अल्लाह आपको इसकी मतलब उसका जजा देगा। ये जरा आप उस्मानी साहब से जरा पूछ लें, जो चेयरमैन उनके जो, इसको रख लिएगा। बिल्कुल। देखिए जी, पहली बात जो आपने की कि आटा किस तरह होगा, देखें वो तो मैंने आपको बता दिया। इसका एक तरीका तो ये है कि जी हम इसके ऊपर आके दबा के सब्सिडीज दें अपना आटे पे, ताकि वो आपको वो जो आज 20-30 रुपए किलो है वो उठा के, या 50 रुपए किलो है वो आके 20 रुपए पे आ जाए। या हम उनकी इनकम लेवल्स को बढ़ाएं और उनको ये है निचले वालों को हमने ये, जिस तरह मैंने कहा, वो अपना कारोबार करें। अपने कारोबार से पैसे कमाएंगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 50 रुपए भी खरीद लेगा। दूसरा, आपने जो जॉब्स की बात की, तो हम तो तैयार कर रहे हैं, निचले वालों लोगों को तैयार कर रहे हैं। और जाहिर है कि जो आप बात करें, आपके माशाल्लाह जो बच्चे हैं तो वो तो दूसरी कैटेगरी में आते हैं। उधर तो मेरे ख्याल में स्किल डेवलपमेंट वगैरह जो है वो हम करने, वो मैस स्केल पे हो रही है, और उसके ऊपर काफ़ी बिलियंस ऑफ रुपीज़ हमने
कोई 13 अरब रुपया रखा हुआ है उसको करने के लिए। लेकिन निचले वाले तबके में हर घराने में एक किसी न किसी को स्किल डेवलपमेंट करके नौकरी की काबिल करके, ताकि वो नौकरी लग सके उसकी, तो उसके पास दो तरीके हो जाएंगे। अब एक तो छत अपनी हो गई तो वो किराया गया उसका, ठीक है ना, लेकिन उसको थोड़ा पैसे तो देने पड़ेंगे ना इंस्टॉलमेंट के। वो यूजुअली यही होता है कि जितना किराया होता है उतना वो तो उसको वो न्यूट्रल हो गया। अब उसके पास उसने कारोबार किया, पैसे आए, घर का एक फर्ज जो है उसको नौकरी लग गई, तो वो घराना जो है खुशहाल होना शुरू हो जाएगा। और उसी पे उसको जो, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रहे होंगे तो उसको आसानी हो जाएगी कि वो जाके नौकरी ले सके। ठीक है जी। और ये नेशनल बैंक का मैं डेफिनेटली आई लुक इनटू दिस। अच्छा जी, अभी तरीन साहब, एक तो आपने कल जो बजट पेश किया है, इस हुकूमत को सबसे ज्यादा जो चैलेंज दरपेश है वो महंगाई का है। अब जो सूरत हाल चीनी की है, आटे की है, और जो चिकन की सूरत हाल और घी की, ये इस तरह की बुनियादी चीजें हैं जो आम इस्तेमाल की हैं और जिससे जो महंगाई के ऊपर असर कर रही है। पूरे बजट में से हमें ये तो बता दें कि ये जो चीजें हैं इनकी कीमतें किस मद में, कौन सा जो टैक्स आपने कम किया है और कहां कहां से ये चीजें कम होंगी। आटा, चीनी, चिकन, घी वगैरह ये कैसे कम होंगी, ये थोड़ा सा हमें सादा से अल्फाज में बता दें। सादा में तो मैंने इसके ऊपर बहुत लंबी तकरीर पहले कर चुका हूँ कि कैसे हमने प्राइसेस को स्टेबलाइज करना है, किस तरह हम लोगों ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बढ़ानी है। इन द मीन टाइम आज शॉर्ट टर्म में हम लोग अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व करके मार्केट्स में जो ये जो 400-500% का जो लोग वो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसको कैसे कम करना है। अब आपको मैं चिकन की आपको मिसाल दे देता हूँ। 350 रुपये पे चिकन चली गई थी कुछ एक महीना पहले, और लोग नहीं 5 कई जगह तो ज़्यादा थी, 500-600 थी, लेकिन 350 जनरली भी थी। अब 233 पे क्यों आ गई है? क्योंकि उनको पकड़ के ज़रा थोड़ा सा हमने सामने किया ना, हमने कहा भाई ये क्यों चिकन फीड वगैरह के ऊपर हमने ड्यूटीज वो सेल्स टैक्सेस ख़त्म कर दिए। और तो आप कह रहे हैं ना, उसमें अगर आप पढ़ें तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ऐसे दूध है वगैरह, सारों के ऊपर हमने सेल्स टैक्स वगैरह माफ़ किए हैं यार, ख़त्म किए हैं। तो मेरा मतलब ये है कि इनके ऊपर भी अगर आप बजट के बीच में अगर लाइनें पढ़ें तो ये इसमें हमने काफ़ी वो लिए हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, फिर से मैं वापस आ रहा हूँ, अगर आपने प्राइस स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है जी। इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर क्योंकि इस वक्त हाईएस्ट है, 10 साल में सबसे ज़्यादा लेवल पे हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे पे आ रहा है और वो नहीं रोक सकते। अगर बाहर से आपने इंपोर्ट करनी है तो या तो सब्सिडी बढ़ा दें और वो तो इसके मैं पहले इस पर काफ़ी एलेबरेट कर सका हूँ। लेकिन आपका डायरेक्ट जो सवाल है उसके बारे में, उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं। चिकन फीड के ऊपर हमने किया है, इसी तरीके आप दूध को देख लें, इसी तरीके और ऐसी चीज़ें हैं जो खुराक। अच्छा, चीनी जो है देखें, चीनी के ऊपर जो हमने किया है, एक चीज़ किया है कि हमने कहा है कि चीनी के ऊपर अल्टीमेट ये जो है ये सेल्स टैक्स जो है जो होता ही है 60 रुपए पे हमने रखा हुआ था इसको चीनी पे, और 60 रुपए पे ये हमें सेल्स टैक्स दे के फिर कहते थे बाकी तो और लोग किसी से ले लो। वो और किसी से कौन लेगा भाई? हमने कहा भाई तुम्हें पता ना, तुम्हारा जो वो है जो होलसेलर है या डीलर है जो लेके जा, तुम उसी से लेके हमें दे दो, बिकॉज तुम्हारा ये वो हम इस वक्त नहीं पकड़ सक रहे हम लोग। ठीक है। सो आई थिंक सो दैट इज ऑल वी हैव डन इन चीनी, वी हैव डन नथिंग एल्स ऑन चीनी। चलें जी, नेक्स्ट प्लीज। सर इस तरफ आपने इनका नाम किया है? सर इस तरफ है माइक। नहीं यार देखो, अब मैं अभी बैठे हैं, देखो उधर से, और सुनो जो भी है हमने पहले उधर से लिया, अब इनसे लेंगे फिर उधर जाएंगे। चलें जी। हाँ जी सर, मेरा ये सवाल है कि पेंशन पे क्या रिफॉर्म्स ला रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में ये 3rd बिगेस्ट आपके एक्सपेंसेस हो जाएंगे आफ्टर डेट सर्विसेज एंड डिफेंस सर्विसेज। और दूसरा मेरा क्वेश्चन चेयरमैन साहब से है कि तकरीबन 60 सवाल ना करें ना यार। देखो मैं अगर बैठा हूं, अगर आप लोग की खातिर तो एक सवाल कर लेना तो फिर अच्छा हो। सर वेरी क्विक, ये जो 70 शुगर मिल्स के ऊपर आपने ट्रैक एंड ट्रेस से कैमराज लगवाए हैं प्राइवेट कंपनीज में, वो प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा? थैंक यू। ठीक है जी। तो पहला सवाल आपका था कि पेंशन एक बहुत बड़ा मसला है, ये दुनिया के बीच में मसला बन गया था। आपने देखा होगा कि ये मसले जो थे, ये पेंशन्स जो थे, ये बहुत बड़े मसले बन गए थे। प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ा मसला बन गया था। अमेरिका के बीच में कई बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन जो फेल हो गई थी, इसकी वजह से बैंकक्रप्ट हो गई थी। हमने भी इसके ऊपर कोई अभी तक रिफॉर्म नहीं किया। अभी एक पे पेंशन कमीशन इसको देख रहा है, बट मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं इंशाल्लाह इसमें हम लोग इसको देखेंगे
और जो अभी का तरीकाकार है पेंशन्स का, जो कि हम जो फिर लगे ही रहते हैं वो जब तक उनकी मतलब फैमिली नहीं चली जाती, तो उसको हमने प्रैक्टिकल बनाना है और ऐसा बनाना है जो एक्सेप्टेबल भी हो। तो इसको हम रिफॉर्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह देखेंगे अगले 3 महीनों के अंदर अंदर हम कोई मेजर इसको आई वुड से 3 to 6 months में यू विल सी मेजर रिफॉर्म्स इन पेंशन्स, बिकॉज हमारे लिए अब ये बर्दाश्त से बाहर है, नॉट ओनली हमारे लिए, प्रोविंसेस के लिए भी, उनके पास तो बहुत एम्प्लॉयज़ हैं और फौज के लिए भी, क्योंकि फौज के पास भी काफ़ी एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये तो होगा। अब दूसरा सवाल आपने पूछा इनसे, ट्रैक एंड ट्रेस। वैसे तो मिनिस्टर साहब ने ब्रीफ किया था ट्रैक एंड ट्रेस पे, आपने चूंकि दोबारा पूछ दिया तो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रैक एंड ट्रेस की प्रोक्योरमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई हुई है। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर एक लिटिगेशन हो गई थी और जिसकी वजह से कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया था। वो लिटिगेशन जो है वो अब उसकी हेयरिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में है और काफ़ी होपफुल हैं कि अगले 15 दिनों में इसकी डिसीजन हो जाएगी और उसको हम रोल आउट कर देंगे। नहीं ये देखें, कल जो है उनकी हेयरिंग हुई है और उन्होंने सिर्फ 1 हफ्ता और दिया, तो अगले हफ्ते में इंशाल्लाह इसका हो जाना चाहिए और ये हम इंशाल्लाह चाहेंगे कि इसको जुलाई से हम इम्प्लीमेंट करें। अच्छा जी, अब उधर से अच्छा उधर देखें ना जी, चलें इतरत प्लीज। सर ये छोटा सा थोड़ी सी एक एक्सप्लेनेशन सिर्फ चाहता हूँ सर। ये जो आपने 10% जो एडहाक रिलीफ दिया है, इस हवाले से वजाहत चाहिए कि जो पहले सरकारी मुलाजमीन को पहले भी एडहाक रिलीफ जो चल रहे हैं उनकी पोजीशन क्या है और क्या ये जो इंक्रीज है ये ओल्ड एज बेनिफिट के जो बेनिफिशरीज हैं उन पर भी लागू होगा या नहीं? यार ओल्ड एज वाले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी एडॉक रिलीफ है जिस तरह पहले थी और वो ये उसमें ऐड हो जाएगी। चलें और अब जी बोले। मेरा नाम जावेद सुमरो है, हम न्यूज़ से ताल्लुक है मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान में जहाँ पर पेंशन वाला एक इशू है, बाकी भी हैं, तो एक और इशू भी है, वो है गर्दिशी कर्जा। खासतौर कौन सा इशू है? सर्कुलर डेट वाला, उसको हल कैसे करेंगे, ये हुकूमत कैसे करेगी? अगर इसको ना टेकल डाउन किया गया तो बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा। बिल्कुल मेहरबानी आपकी, और मैं इसको बड़ा ही तफसील से पहले डिस्क्राइब कर चुका हूं, लेकिन क्योंकि माशाल्लाह आपने सवाल पूछा है तो मैं आपको जवाब दे देता हूं कि सर्कुलर डेट क्यों हो रहा है। सर्कुलर डेट इसलिए हो रहा है कि हमारा जो हमने कहा हुआ है कि अक्रॉस द कंट्री हम एक प्राइस के ऊपर बेचेंगे बिजली, तो बिजली की जो कॉस्ट आ रही है डिफरेंट मतलब डिस्कोज में वो ज़्यादा आ रही है, किसी पे कम आ रही है, तो उसकी जो इक्वलाइजेशन में फ़र्क आता है वो हुकूमत ने कहा था हम उसको उठाएंगे, वी विल पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो जो था क्योंकि हमारे लाइन लॉसेस, क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन डिस्कोस थे, उसमें इनएफिशिएंसी बढ़ती गई, लाइन लॉसेस बढ़ते गए और रिकवरीज, जब 100 रुपए का आपको बिल दिया तो हमारी रिकवरी जो थी वो 90 पैसे थी, 90 रुपए थी, तो 10-10 रुपए वो भी ऐड होते गए, तो रिसीवेबल भी खड़े होना शुरू हो गए और लाइन लॉसेस जो हैं वो जो 100 रुपए की जो बिजली पैदा होती थी उसके लाइन लॉसेस आप समझें कि 10 रुपए जो वो भी लाइन लॉस आ गया, तो 90 तो बिल हुआ और बिल होने का भी 10% कर लें 90, तो आप देखें ना कि एक किस्म से वी आर शॉर्ट बाय 18%, 19% शॉर्ट हो गया। लेकिन क्योंकि हुकूमत ने कहा हुआ था कि हम आपको पैसे देंगे, तो हम वो अपनी सब्सिडी में उनको देते थे, वो वक्त पे हम पूरे नहीं देते थे, वो फिर क्या करते थे हम, वो एक हमने पाकिस्तान पावर होल्डिंग कंपनी बना दी, उससे हम बोरो करके इन लोगों को बाकियों को IPPs वगैरह, तो वो पैसे बढ़ना शुरू हो गया उधर, और उसका नाम हो गया सर्कुलर डेट पहला। दूसरा सर्कुलर डेट ये हुआ कि IPPs को भी हमने पैसे देने बंद कर दिए, मतलब कम देना शुरू कर दिया, जिसको 100 देना था उसको 80 देना, वो 20 भी ऐड होना शुरू हो गया। तो ये सर्कुलर डेट जो है बढ़ना इस तरीके से, और ये मुझे मालूम है 2008 में मैं जब था तो ये सर्कुलर डेट उस वक्त से शुरू हुआ है। तो उसके बाद 2013 के बीच में डार साहब ने 485 अरब रुपए का सर्कुलर डेट जो 80 का था उन्होंने अब बजट में पिछली हुकूमत के खाते में डाला और ये पे कर दिया, ठीक है। उस वक्त से वो सर्कुलर डेट जीरो हो गया, तो 2013 में सर्कुलर डेट जीरो हो गया और उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो उन 5 सालों में एक और चीज हुई
हमने कारखाने लगा दिए, बहुत ज़्यादा लगा दिए, और कहा कि ये प्रोडक्शन हम इतने परसेंट 60% जो है हम उठाएंगे, नहीं हम उठाएंगे, बिजली यूज़ नहीं करेंगे तो, लेकिन आपको कैपेसिटी पेमेंट्स देंगे। वो जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं जो कि अनयूटिलाइज कैपेसिटी पे थी, वो 2018 में 455 बिलियन रुपए पर ईयर हो गई। तो अब पुराना जो चल रहा था सर्कुलर डेट, वो और ये मिला के इस हुकूमत जो पिछली हुकूमत जो गई, तो उस वक्त सर्कुलर डेट का टोटल जो था वो मत था 1.2 के 1.3 ट्रिलियन रुपीस। वो पर अब ये हुकूमत आई तो इनका सबसे बड़ा मसला यही था कि ये कैपेसिटी पेमेंट बढ़ रही हैं, तो आपकी जो ग्रोथ इतनी नहीं है, और अगर होती भी सही 6-7% भी होती तो ये कैपेसिटी बहुत क्रिएट हो गई है, ठीक है ना। तो उसके लिए अब हुआ ये है कि ये अब कैपेसिटी पेमेंट्स 2023 में जो कि 455 अरब रुपए थी 2018 में 1.5 ट्रिलियन रुपए हो जाएगी एनुअल। ये वो है जो हम बिजली यूज नहीं कर रहे, और ये कैपेसिटी आ गई है और आ रही है। तो अब ये तो नहीं है कि उनको जो बन गए हैं 70%, 80% उसको रोक दिया जाए, नहीं। तो इसका अब क्या करना है? इसका करना है, IMF ये कह रहा है यार टैरिफ लगा दो, टैरिफ लगा के उसकी रिकवरी कर लो तुम। अगर क्या हम इतने टैरिफ लगा दें कि सारा कुछ ही बंद हो जाए? हम कह रहे हैं नहीं, ऐसी नहीं है। देखो कैपेसिटी क्रिएट हुई है ना, कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन से इसको हल करना है हमने। फॉर द टाइम बीइंग जो 200-300 बिलियन 400 बिलियन, किसी ने कहा 500, मेरा ख्याल में थोड़ा उससे कम ही है, लेकिन चलें 400-500 बिलियन, उसको तो हम होल्ड कर देते हैं। बजट के थ्रू हमने इस दफा पैसे बगैर रख दी। अब हम काम करें इसके ऊपर कि ये जो हमें 5 से 7 साल चाहिए, हमारी ग्रोथ रेट इतनी हो जाए कि इस कैपेसिटी को एब्जॉर्ब कर सके, ताकि हम कैपेसिटी पेमेंट्स ना करें, वो बिजली बेचें, उससे पैसे लें और उससे अपने कर्जे भी उतारें और अपना जो पावर सेक्टर है उसको भी एक किस्म पे फाल बनाएं। सर ये है स्टोरी इसकी जो सर्कुलर डेट की। हम इस दफ़ा ये ज़रूर देखेंगे अगले साल में, ना हमारा सर्कुलर डेट बढ़ेगा और ना ही इसके ऊपर हमें उस तरीके से प्रेशर आएगा। अच्छा जनाब, अब अभी मैं बहुत बीमार आदमी हूँ, मेरा गला बैठना शुरू हो गया, अभी 2-3 सवाल ले लो, उसके बाद मैं बड़ा इस तरह करके आपसे माफ़ी मांगूंगा कि भाईजान आज की डेट में है, अभी काफ़ी है। चलें जी प्लीज़ बोलें। ज़हीर प्लीज़ बोलें। सवाल ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर की हाउसिंग स्कीम है 1 जुलाई के बाद उसका फ्यूचर क्या होगा, और उसका जो पोटेंशियल कम है, ये बताया जा रहा है जो प्राइम मिनिस्टर की हाउसिंग स्कीम का पोटेंशियल है, और जो इसमें अब तक सिर्फ 300-350 जो है वो स्कीमें आई हैं, इस पे बड़ा पोटेंशियल बाकी है। तो 1 जुलाई के बाद इसका फ्यूचर क्या होगा? और सर तकरीबन ये भी हम डॉक्यूमेंट्स में देख रहे हैं कि 1.4 ट्रिलियन की टैक्स एग्जम्पशन है पाकिस्तान में। उनको जरा देखें यार, और भाईजान और आप तो खुद उनसे बातें करना शुरू कर देते हैं, इंटरप्शन ना किया करें ना। आप बोल रहे हैं कि हाउसिंग में पोटेंशियल बहुत है। पोटेंशियल बहुत है। जो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है उसका फ्यूचर 1 जुलाई के बाद क्या होगा, क्योंकि वो खत्म हो रही है, तो उसका पोटेंशियल को हासिल करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या 1 जुलाई किसके के बाद जो है ये जारी रहेगी? और दूसरा सवाल ये है कि 1.4 ट्रिलियन की टैक्स एग्जम्पशन हैं जो ज़रूरी हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर खैराती इदारे हैं या एक्सपोर्ट है, तो सर वो बाकी मरहलावार कब कम होना शुरू होंगी? देखें आपने फिर से 2 सवाल पूछ लिए, चलें खैर नहीं ठीक है। देखें कोई बात नहीं, मैंने कोई बुरा नहीं मनाया, लेकिन मैंने आपको सिर्फ याद दहानी के लिए कहा, आपने 2 सवाल पूछ लिए। अच्छा जी, पहला सवाल आपने कहा हाउसिंग के ऊपर। देखें हाउसिंग के बीच में जो उसको किक स्टार्ट करने के लिए कई चीज़ें ऐसी थीं जो कि उन्होंने इंडस्ट्री ने मांगी, स्पेशली जो है आपके डेवलपर्स ने मांगी। ये जो एंड यूज़र जो है जिसको जो घर लेता है बनाता है उसने नहीं मांगी थी। उसकी तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हर ये छोटा घर जो 20, 22, 24 लाख वाला घर है उसमें उन्होंने 3 लाख रुपया अपनी तरफ से डाल दिया एज इक्विटी। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तरफ से 3 लाख रुपए की इक्विटी डाल दी, वो तो एक साइड पे हो गया। अब इनको कोई मराद चाहिए थी जिसमें कोई कि हमें वो एमनेस्टी दी जाए कि हमारा जो हम इसमें पैसे खर्च करेंगे वो उसके पर नो क्वेश्चंस आस्क्ड हो वगैरह वगैरह। वो इस जून तक अभी चलनी थी
अभी इस वक्त तक बहुत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आ चुके हैं। तो ये भी प्राइम मिनिस्टर ने पिछली दफ़ा मैनेजिंग डायरेक्टर जो है IMF से स्पेशल ये डिस्पेंसेशन दी थी, क्योंकि हमारे इस वक्त तो चल रहे हैं मुज़ाकरात IMF से। तो मेरा अपना व्यू ये है कि ये चलती रहेगी, अगले चंद महीने तक तो चलती रहेगी, वरना हमने उनसे इस दफ़ा इसके ऊपर भी 6 महीने की एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट की हुई है। ठीक है जी। अब ये है कि ये वो घर हैं कि अभी लो कॉस्ट हाउसिंग तो हम कवर कर लेंगे बॉटम अप वाले से, ये वाले जो हैं ये लोअर मिडिल क्लास वगैरह और बाकी जो घर वाले हैं बनाने वाले, ये उसके लिए है और इंशाल्लाह इसमें मोमेंटम आएगा। अच्छा जी, अब एक दो और चलें जी, इधर से आप बताएं ना इन कौन सा। सर मेरा सवाल जी, कोविड की वजह से भी वैक्सीनेशन की खरीदारी के ऊपर के लिए भी, इसके लिए सर 2019 में फेडरल कैबिनेट ने हेल्थ लेवी बिल पास किया था, लेकिन उस पर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। और वो हेल्थ जो लेवी बिल था उसकी इम्प्लीमेंटेशन से जो 40-50 अरब रुपये आने थे वो हेल्थ सेक्टर के ऊपर खर्च होने थे, लेकिन वो इस दफ़ा बजट में भी उसको लेकर नहीं आएंगे, जबकि इस वक्त मुल्क की जो बहुत ज्यादा जो नीड है। हेल्थ लेवी बिल था क्या? मुझे देखो, मैं हेल्थ लेवी बिल सर जो सिगरेट आपके सामने रखता हूँ, मुझे इसका पता नहीं है, आप बता दें क्या था। जी सर, वो ये था कि सिगरेट के ऊपर जो था वो 10 रुपये फी पैकेट उसके ऊपर वो नाफिज होना था, और जो शुगर ड्रिंक्स हैं उसके ऊपर पर 2.5 ml जो ड्रिंक है उसके ऊपर 1 रुपये नाफिज होना था, लेकिन ये 2 साल से पेंडिंग है और हेल्थ सेक्टर जो है वो बहुत अच्छा, मुझे आप समझ आ गई और आज का मैं जवाब देता हूँ। थैंक यू। देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये जो है ये इसके ऊपर बड़ी डिबेट चल रही है। पहला तो है कि शुगरी जो ड्रिंक्स थी, कोको कोला वगैरह वगैरह, जो फार्मा सेक्टर है वो 10% से उसको 13% जो कर दिया गया, 30% इंक्रीज कर दी गई उनकी जो उसका सेल्स टैक्स, वो तो उधर से हो गया, उसको पकड़ लिया गया। और अभी उनका ख्याल था कि इसको कम कर दिया जाए, हमने उसको रिफ्यूज कर दिया कि ये नहीं होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा, और ऑप्शन हमारे पास है उसको इंक्रीज करने का ऑप्शन है, लेकिन जो इनके ऊपर जो हो गया वो हो गया। पिछली दफ़ा हमने इसको जो टबैको इंडस्ट्री के ऊपर हमने हाथ हल्का रखा, इस दफ़ा जो है ट्रैक एंड ट्रेस जो हम आ जाएगा तो इसके ऊपर भी हम देखेंगे, जैसे हमने टायर्स के ऊपर किया था। हमारी दूसरी इनफॉर्मल साइड अगर हमें कंट्रोल हो गई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बड़ा क्लियर है, हेल्थ इश्यूज़ में बहुत क्लियर है। उसने कहा नहीं, जो चीज़ हेल्थ को ठीक नहीं करती उसके ऊपर, तो ये बिल्कुल अंडर कंसिडरेशन है जो आप कह रहे हैं, और उससे जो भी लेवीज आएंगी वो हम दे देंगे हेल्थ को। लेकिन हम जहाँ तक नहीं रुक रहे, हमें पता है हमारा जो है ये सेक्टर आता है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। प्रोविंसेस के बीच में आपको मालूम है, मैंने ही NFC की थी 7th NFC में, तो 57.5% दे दिया था प्रोविंसेस को, बहुत पैसे दे दिए थे। इस बिल के बीच में भी 700 अरब रुपया इंक्रीमेंटल जा रहा है प्रोविंसेस के बीच में। इस दफा 700 अरब रुपया जाएगा इंक्रीमेंटल प्रोविंसेस में, और प्रोविंसेस जो हैं वो हेल्थ एंड एजुकेशन में वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट इनफ। माय ओन व्यू इज कि ये हम अपने लेवल पे जो इधर करेंगे फेडरेशन में, वो हम NFC की नेगेशन है, लेकिन हम कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जब देखता है कि वो उधर कुछ नहीं हो रहा तो यहाँ फिर भी करता है। तो हम इसके ऊपर एक बड़ा रोबस्ट प्रोग्राम लेके आएंगे अभी कुछ अरसे में, और मैं उसकी डिटेल्स आपको नहीं दूंगा, लेकिन हम ये देके आएंगे कि काफ़ी फ्यू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, किस पे खर्च, डॉलर्स कहता हूँ, बिलियंस ऑफ रुपीस, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये दोनों के ऊपर हमारी टोटल जो इस वक्त स्पेंडिंग है पूरे पाकिस्तान के बीच में, वो मेरे ख्याल में 3.5% भी नहीं है ऑफ द GDP, और दुनिया हेल्थ के ऊपर ही 8% खर्च कर रही है यार। तो इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली बहुत कंसर्न्ड है, और इसके ऊपर कोई स्पेशल हम एक वो स्ट्रैटेजी लेके आएंगे, और अगर उसमें हमें ज़रूरत पड़ी कि IMF से जाके एक स्पेशल डिस्पेंसेशन भी हमें लेनी पड़े, हम लेंगे, बिकॉज हेल्थ एंड एजुकेशन इज़ वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एंड वाई? बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स is the most valuable asset Pakistan has। हमारे लोग, अगर हम उनकी सही एजुकेशन करें, हेल्थ केयर करें, उनको तैयार करें, दुनिया में जापान के पास क्या है? सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स है। सिंगापुर के पास क्या है? सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स।
और हमारी ह्यूमन रिसोर्स तो किसी से कम है ही नहीं। और मैं इसलिए आपको कह सकता हूं कि मैंने हर सिटी बैंक के बीच में एक बिल्डिंग में 24 नेशनैलिटीज को मैनेज किया हुआ है। आई हैव कंपेयर्ड पाकिस्तानीज विद एवरीबडी एंड वी आर गिवन द लेवल प्लेइंग फील्ड, वी आर वन ऑफ द बेस्ट। तो हम इस जो हमारे एसेट है इसको बिल्कुल ज़ाया कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस। तो वी आर कॉग्निजेंट ऑफ दिस एंड इंशाल्लाह विल टेक एक्शन। वन मोर प्लीज जी प्लीज। आपने बजट डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए 4 ट्रिलियन के हिसाब से बारो कर रहे हैं और इसका एक मेजर वजह जो है जो आपने NFC 7th NFC है, मुझे ये बताएं कि 7 NFC का एक पार्ट तो इम्प्लीमेंट हो गया था, दूसरा जो उन्होंने 15% टैक्स टू GDP बढ़ाना था वो नहीं किया। तो अब ये जो हो रहा है इसमें क्या गारंटी है कि ये आम आदमी इसकी डेट सर्विसिंग की कास्ट नहीं पे करेगा? देखो जी, डेट सर्विसिंग की कास्ट तो उसमें आ जाती है ना कि जो हम 3,000 आपने मेरे ख्याल में सवाल करके फिर आप जरा तवज्जो दे देना, मैं आपको जवाब ही दे दूं, ठीक है जी। तो 3,200 जो आ रहा है तो ये एक किस्म से वो कॉस्ट पे कर रहा है। जो मेरा उसमें ये था और ये उस वक्त जो प्लैंक्स थे NFC में वो अब मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं लेकिन फिर से कर देता हूं आपको। NFC 7वीं NFC का जो बेसिक क्रक्स था वो 2 चीजें थी। पहला ये कि ये जो केक है उस वक्त 8.8% टैक्स टू GDP है, इट वाज नॉट इनफ कि ये जो है ये सूबों के और वफाक के दरमियान अगर आप इसको बांटेंगे जो मर्जी रेशो में बांटने ये काफी नहीं है, ये होना चाहिए 20%। तो हमने उस वक्त जो तकरीबन 8.8 थी टैक्स टू GDP समझे 9% थी, हमने कहा अगले 10 साल में 1% बढ़ाएं पर ईयर, 1% बढ़ाएं, ज्यादा नहीं, 20% पे 19% पे ले जाएं अगले 10 साल में। और वो हमारे लिए फिर आसानी हो जाएगी प्रोविंसेस के लिए और फेडरेशन के लिए। दूसरा प्लान कि जो हम ये कॉस्ट पे करते हैं, एडिशनैलिटी जो है हमारी फेडरल गवर्नमेंट की SOEs के ऊपर जाया कर रहे थे 400 बिलियन, इधर ये खत्म होने चाहिए। और जो ये फराइज जो के 18th अमेंडमेंट के बीच में दिए गए थे प्रोविंसेस को, उसको पूरा करने के लिए एडिशनल रिसोर्सेज प्रोविंसेस के पास चले जाएं। पहली चीज तो हो गई 57.5 लोगों ने लेना शुरू कर दिया। दूसरी चीज ये है कि वो तो हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना सूबों के पास चली गई, लेकिन फेडरेशन भी उस पर पैसे खर्च करती रही, अभी भी खर्च कर रही है कई चीजों में, तो वो तो उधर जाने चाहिए थे लेकिन वो नहीं गए। और तीसरी सबसे बड़ी जो फेलियर हमारा हुआ कि 1% पर ईयर हमने जो बढ़ाना था वो हमने नहीं बढ़ाया। आज अगर वो 11 साल हो गए उसको, 11 साल में 1% हम बढ़ा रहे होते तो जनाबे वाला इस वक्त 20% होती, और 20% होती तो इस वक्त आपकी 47 ट्रिलियन की जो इकॉनमी है 20% उसका लगा दें तो वो होती 9.2 ट्रिलियन का रेवेन्यू होता आपका, और 4.7 ना होता। तो फिर आप देखें ना आपकी लैंडस्केप कैसे चेंज होती। तो ये है, और इसको अब हम NFC के बीच में कमेटी बनाएंगे और देखेंगे कि इसको हमने कैसे करना है। एंड थैंक यू वेरी मच।